नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, सत्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक और डीडी न्यूज़ की खास पेशकश एजेंडा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की इस चर्चा का जो विषय है, सबसे पहले वो आपको बता दूं। हमारी आज की इस चर्चा का जो मुद्दा है वो है ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध। ये जो मुद्दा हमने चुना है, दरअसल इसलिए चुना है क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में एक ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल लेकर के आई है। यह बिल लोकसभा में भी पारित हो चुका है और राज्यसभा में भी पारित हो चुका है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और जो टेक मिनिस्टर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ये बिल इसलिए लेकर के आए हैं कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, इन गेम्स में बहुत ज़्यादा तल्लीनता से इसमें व्यस्त हो गए हैं और कहीं ना कहीं इसमें पैसों की बेटिंग लगती है, इसमें कहीं ना कहीं सट्टाबाजारी होती है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल ये जो गेम्स होते हैं, इसमें कई बार ये भी चीज़ें रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसों को लेकर कर्जदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, संसद में जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने एक रिपोर्ट की बात कही। उसमें यह भी कहा कि कर्नाटक में एक रिपोर्ट जाहिर की जिसमें 31 महीने में 32 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, वो सिर्फ इस ऑनलाइन गेम्स की वजह से, जिसमें वो लोग कर्जदार हो गए। और इसमें जो कुछ और पॉइंटर्स हैं, जो इसमें काफ़ी कुछ लोग जो हैं प्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़े हुए थे, बहुत सारा रोजगार भी लोगों को मिलता था। जो गेमिंग एसोसिएशन, उसके अलग अपने तर्क हैं। उनका कहना है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, उसमें यह कहा है कि इसमें 2 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें हानि होगी। सरकार का अपना पक्ष है। सरकार का यह कहना है कि हम अगर समाज की बात आएगी और रेवेन्यू की बात आएगी, जो कि 20,000 करोड़ है, तो हम सबसे पहले समाज को तरजीह देंगे। ऐसा सरकार का कहना है, जो कि वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। तो इस तरीके से ये जो बिल लेकर के आया गया है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा। वर्तिका आहूजा से आप शिक्षाविद हैं और इसके साथ ही साथ टेक एक्सपर्ट हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस चर्चा में आपका। थैंक यू। वहीं जो हमारी दूसरी वक्ता हैं, हम ये यूँ कहें, जो समाज शास्त्री हैं, समाज को बहुत करीब से देखती हैं, काफ़ी कुछ समझती हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें, काफ़ी कुछ जानेंगे डॉक्टर रितु सारस्वत मैडम से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक ऑफिसर भी मौजूद हैं जिनका नाम गोवर्धन लाल शर्मा है। आप कानून के ज्ञाता भी हैं और इसके साथ ही साथ लेखक व समाज शास्त्री भी हैं। गोवर्धन सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों, जिस तरीके से, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम की रवायत है कि जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जो भी हमारा मौजू होता है, जो भी हमारा मुद्दा होता है, उससे संबंधित हम एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जो हम आपके सामने इस वक्त लेकर के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि ये बिल दरअसल है क्या और इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक पारित हो गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये विधेयक पटल पर रखा था, जिसके बाद बहुमत से इसे पारित कर दिया गया। इसका मकसद इन गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। बिल ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या स्थानांतरित करने से रोकता है। इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है। बिल के पारित होने से पहले इस पर चर्चा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी भर की बचत इस ऑनलाइन गेमिंग में उड़ जाती है। इससे कई परिवार बर्बाद हुए हैं, तो आत्महत्याओं के मामले भी सामने आए हैं। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि अब स्पष्ट हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड सपोर्ट भी हो रहा है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक को काफी खास माना जा रहा है। इसके तहत ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत वैश्विक गेमिंग हब बनेगा। स्पोर्ट्स मंत्रालय गाइडलाइंस बनाएगा। ट्रेनिंग अकादमी व रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। सोशल व एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडियन वैल्यूज से जुड़े गेम्स को समर्थन दिया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध और बेटिंग, जुए पर भी बैन होगा। विज्ञापन और प्रचार पर भी सख्त रोक होगी, जबकि बैंकों को फंड ट्रांसफर करने पर रोक लगाने गैर कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉक होंगे। कानून तोड़ने पर 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। गेम कैटेगरीकरण और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। शिकायत निवारण और गाइडलाइंस अथॉरिटी जारी करेगी। कंपनियों व अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों को तलाशी व गिरफ्तारी का अधिकार होगा। क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को नई डिजिटल स्किल्स मिलेगी, जिससे परिवारों का आर्थिक व मानसिक नुकसान से बचाव होगा। सरकार की इस विधेयक के जरिए युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप के चंगुल से बचाने की कोशिश है, जो भ्रामक तरीकों से इसमें फंस जाते हैं और इससे पूरा परिवार आर्थिक तंगी की ओर चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट आपने देखी है, साफ तौर पर कहती है कि जो भारत में तकरीबन 45 करोड़ लोग सीधे तौर पर गेम खेलते हैं और हर साल कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का इसमें जो लॉस होता है। इसके साथ ही साथ कई सारे तर्क और भी चीज़ें रहती हैं इसमें। सरकार ने इसका उल्लंघन करने वालों को, यानी कि ये जो गेम्स, ये जो पोर्टल, ये जो ऐप्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, इस कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको 3 साल की कैद की सजा देने का प्रावधान किया गया। उसके साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, या दोनों भी लग सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग इसका विज्ञापन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हो या टेलीविजन पे हो या फिर अखबारों या पत्रिका के माध्यम से हो, उनके लिए भी 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही साथ 2 साल तक की कैद का जिक्र किया गया है। इस तरीके से इस कानून को काफ़ी सख्त बनाया गया है और इसके साथ ही साथ इसमें प्राधिकरण भी बनाने की बात कही गई है। इस प्राधिकरण से जुड़े हुए लोग जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे और उनको शक के बिना पर इस तरीके से जो भी संसाधन चल रहे होंगे, जो भी गेम्स चल रहे होंगे, वहां पर वो छापा मार सकते हैं। पुलिस उस पर जांच कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो आइए अपनी चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ऋतु सारस्वत मैडम के पास आना चाहूँगा और उनसे जानूंगा। मैडम, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि जिस तरीके से ये जो ऑनलाइन गेम्स संवर्धन और विनियमन बिल लेकर के आया गया है, ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये बिल क्या कुछ कहता है? देखिए, लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये जानना हमारे लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। समाज में एक ऐसी स्थिति तो पूर्व से ही उत्पन्न है कि लालसा, लालच व्यक्ति के स्वाभाविक वृत्ति है और इसने इस ऑनलाइन गेम, मनी गेम की जो बात कर रहे हैं ना, रियल मनी गेम की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस लालसा और लालच को हवा दी और ऐसी हवा दी कि उसमें बहुत मासूमों की जान चली गई। मैं चर्चा करना चाहूँगी, ये जो अगस्त माह है जहाँ इतना महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ है, इसका ठीक 1 साल पहले कर्नाटका में एक ट्रैवल एजेंट ने, मेरी पूरी बात का जो संदर्भ है ना वो इसी बात पे टिका हुआ है कि वहाँ उन्होंने एक गेमिंग ऐप देखा और उसमें देखा कि उनका जो बहुत फेवरेट हीरो है ना, उसने उसको एडवर्टाइज किया और कहा ये रमी गेम आप खेलो। वो जो कहने वाला व्यक्ति था ना, उसने उसके भीतर ये विश्वास जगा कि अगर ये कह रहे हैं ना तो फिर गलत क्यों कहेंगे। और यही सारा गेम हो गया पूरी सोसाइटी में कि अगर मेरा
फेमस कोई व्यक्ति, कोई मेरा फेवरेट व्यक्ति, जिसे हम समाजशास्त्र की भाषा में संदर्भ व्यक्ति कहते हैं, कि जिसके प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, हमारा भावनात्मक मानसिक पूरा भरोसा उन पे होता है, तो बस वो एक ऐसा भाव आया कि उसके बाद वो कर्ज में डूबता चला गया। फिर उसने ही नहीं, उसके परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी, तो वो एक ज्वाला की तरह से भड़का। और जैसा कि आपने अभी चर्चा भी की थी कि 31 महीने में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में 32 लोगों ने आत्महत्या की। तो ये एक बहुत बड़ा, ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं और नोन हैं, ऐसे कितने लोग हैं ऐसे केसेस होते जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से पता ही नहीं चला, जो प्लेटफॉर्म, और ऐसे भी कितने लोग होंगे जो इतने मानसिक अवसाद में चले गए होंगे जिनका इलाज चल रहा होगा। मैम, एक घटना का जिक्र मैं और करना चाहूंगा, राजस्थान की अपने इसलिए कहना लाजिमी है। कोटा में एक जो है पति पत्नी थे, वो लोग भी इस तरीके से ऑनलाइन गेम्स खेल रहे थे। खेलते खेलते ये हुआ कि लोग 4 से 5 लाख रुपए के कर्जदार हो गए, पैसा देने की उनके पास स्थिति नहीं रही थी। उन्होंने फाइनली क्या किया कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। ये जून महीने की बात बता रहा हूँ। इस तरीके से जैसे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, जो IT मिनिस्टर हमारे हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने तो संसद के पटल पर सीधे यही बात कही, जैसे कि अभी बताया कि 31 महीने 32 लोगों ने अपने जो सुसाइड किया। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सर, इसे मैडम, इसी में एक सवाल मेरा और भी है कि वो घड़ी कब आ जाती है, वो स्थिति कैसे बन जाती है कि लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे, सब कुछ सोचते हैं। देखिए, 2 अवस्था है, शर्मिंदगी और अवसाद। जी। शर्मिंदगी इस चीज की कि मैंने वो गेम खेला है, सिर्फ इस बात की नहीं, पूरे जीवन के लिए जो जमा पूंजी थी, जिससे परिवार की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती थी, उसको मैंने गंवा दिया। और इस बात का मैं अपने बड़ों को और अपने छोटों को, जो मेरे बच्चे हैं या अगर युवा है, तो मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा। ये जो दबाव है ना, वो कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि इस जवाब और इस शर्मिंदगी से बचने का सबसे आसान रास्ता है कि अपने जीवन जो कि सबसे गलत रास्ता जो कि सबसे गलत। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गोवर्धन सर आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से ये बिल लेकर के आए, हम सभी ने देखा कि 72 घंटे के भीतर इसको दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। आज बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच रहा है, उनकी मुहर के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून की शक्ल में आ जाएगा। आप इस बिल को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये कितना जरूरी था और इसके क्या कुछ इम्पैक्ट होंगे? जी बिल्कुल, हम 4 आयामों पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। कि प्रॉब्लम क्या है, जी। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं कि लुभावने विज्ञापन, सहज सुलभ इंटरनेट पर गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग, और उसके बाद उसके बहुत ही जटिल परिणाम इस स्तर के कि आदमी अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देता है। तो हम प्रॉब्लम की बात करें, उसके बाद उसके इफेक्ट की बात करें, ठीक है। फिर सॉल्यूशन जो चूंकि बिल पास हुआ है, और उसके बाद सॉल्यूशन के बाद में उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पॉजिटिव क्या होगा, जी। कैसे ये एक अपराध के रूप में इस पर बैन लगेगा, कैसे कड़े दंड के प्रावधान होंगे, और कैसे इसका रेगुलाइजेशन होगा, ठीक है। ये सबसे अहम मुद्दे हैं। तो जो भयावहता है, वो जहां तक आपने आंकड़ा बताया, तो मुझे लगता है कि शायद वो 31 महीने नहीं, 31 दिन है। 31 दिन में 32 सुसाइड हुए हैं जी। और ऐसी सुसाइड की आदमी, चूंकि मैम ने अभी बताया कि जब उसके स्वयं पर, ईगो पर हर्ट होता है, जब वो ऐसे लालच में फंस के अपनी शक्ल कहीं समाज में दिखाने लायक अपने आप को नहीं समझ पाता, ऐसी वो लाज के मारे मरना चाहता है, तो अपनी पूरी लीला ही समाप्त कर लेता है। इससे बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं हो सकता। और चूंकि वेलफेयर स्टेट है, तो ये जो बिल है मुझे लगता है कि सोसाइटी में बहुत अच्छा एक इंपैक्ट लाएगा। और आज युवाओं की स्थिति ये है कि वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, एक एडिक्शन लग गया है। इसमें 4 आयाम में जो बता रहा था, एडिक्शन के साथ में फाइनेंशियल लॉसेज, कितना वो अपने आप को लूट रहे हैं, उसके बाद वो अपराधों में फंस रहे हैं। जब लालच बढ़ता है कि मैं कभी जीतूंगा, तो वो चोरी करेगा, अपराध करेगा, लूट करेगा, झूठ बोलेगा, ऐसे अपराधों में धीरे धीरे लिप्त होगा और फिर अपनी वो पूरी जीवन लीला ही समाप्त करने के कगार पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल। सर, इसी में एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से, चूंकि आप कानून से भी बिलोंग है, कानून की भी काफी अच्छी खासी समझ रखते हैं, इस बिल में जैसे कि शुरुआत में हमने बताया कि जो लोग इसका विज्ञापन करेंगे उनको भी कड़े नियम बनाए गए सजा देने के लिए, और जो लोग इसके जो डेवलप कर रहे हैं उसके भी, और इसके साथ ही साथ जो बैंक हैं, बैंक के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए उनको। तो ये क्या कुछ कितने सजा दी जाएगी, किस तरीके से इसमें प्रावधान किए? सर, मैं सजाओं के बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, 3 इसके पैरामीटर्स हैं सजा के, जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 9 में पेनल्टी, चूंकि छोटा सा एक्ट है, 20 उसमें सेक्शंस हैं। पहली सजा है
3 साल तक की कारावास की सजा ठीक है। या और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है। 1 करोड़ तक का जुर्माना तक का जो पहली सजा। वो किसके लिए है? जो गेम ऑफर करेगा, मनी गेम ऑफर करेगा, खिलाएगा, खेलेगा और पैसे का वित्तीय ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन का काम उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है। पहली सजा। ठीक है। दूसरी सजा उन लोगों के लिए जो इसका विज्ञापन करेंगे, जिसको प्रमोट करेंगे, ये चाहे वो विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी कौन हो लोग चाहे होते कोई हैं भी सर? हो, किस किस प्लेटफॉर्म के? किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो लाइव हो, जो इनको प्रमोट करेगा, जो इनका विज्ञापन करेगा, उनके लिए 2 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है। और तीसरी सजा, जो इसको रिपीट करेगा, एक बार से अधिक बार इस अपराध में विलिप्त पाया जाएगा, उसके लिए 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की कारावास की सजा बढ़ाया जाएगा और 2 करोड़ तक का जुर्माना। तो इस तरीके से काफी सख्त। यहाँ मैं जोड़ दूं, उन वित्तीय संस्थानों पर भी 3 साल के कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। जो पेमेंट गेटवे हैं, जो ये लेन देन करेंगे, बैंकर्स हो सकते हैं, या इस तरीके से जो और भी जो बैंक हैं, वित्तीय संस्थान है, उन सब पे भी ये पाबंदी कसी गई है। बिल्कुल, संस्थाएं भी नहीं बच पाएंगी। हाँ, मतलब इसमें जो भी कड़ियां है ना, इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हर लेवल पर सरकार ने मॉनिटरिंग की है और सबके लिए बराबर सजा का प्रावधान किया है। ये बड़ी अच्छी बात है, कड़े सजा के प्रावधान। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वर्तिका मैडम के पास आना चाहूंगा। मैडम, जिस तरीके से जो टेक होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, आपको क्या लगता है क्या कि इसी तरीके से डेवलप करके टेक्नोलॉजी से कोई पैसा कमाया जा सकता है? कोई अच्छे प्रावधान, जैसे कि सरकार ने ये भी कहा है, गेम्स को 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। पहला है ई स्पोर्ट्स को लेकर के है, दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स है और जो तीसरा है ऑनलाइन जो गेमिंग है। ये चीज जो पहला और दूसरे को तो प्रमोट कर रही है, तीसरे को बैन कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बैन होने की वजह से कितना कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी और क्या कुछ फायदे होंगे? दोनों चीज जानना चाहेंगे आपसे मैडम। गेम्स बुरे नहीं हैं। गेम्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम बचपन से देखते आए हैं कि गेम्स हमारे लिए अच्छे हैं। हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सीखते हैं। हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों का, पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते हैं आजकल के गेम्स। लेकिन जब ये टेक कंपनीज इन गेम्स में मनी इन्वॉल्व कर देते हैं और इनको एक मनी गेम्स के रूप में बच्चों के सामने एक अट्रैक्टिव एड्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह हमारे सामने आ रहा है। तो आई सपोज कि ये जो कैटेगरीज हैं, ये बहुत ब्यूटिफुली श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, IT मिनिस्टर ने प्रेजेंट की हैं। तो हमें इन मनी गेम्स को रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। इट इज लाइक अ बीमारी फॉर आवर। मैडम, रितु मैडम आपके पास आ रहा हूं। मैम, ये जो हम गेम्स की बात करते हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स की बात हो गई, इनके परिभाषा क्या है? दरअसल लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये गेम्स खेलते खेलते मनी गेम्स कब बन गए, जुए में कब आ गए, सट्टे में कब आ गए। इसकी क्या कुछ परिभाषा आसान भाषा में आप बताएं। देखिए, बहुत आसान शब्दों में अगर जानना चाहेंगे, गेम्स तो ऑनलाइन, देखिए एक चीज तो हमें ये जानना होगा कि डिजिटल युग है, जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रखते हैं अगर उनका एडिक्शन ना हो। अति सर्वत्र वर्जते, हर चीज की अति बुरी होती है, तो वो आपको मेंटल और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पहला, और अभी अभी आपने भी कहा कि सोशल गेमिंग है और ई गेमिंग है, लेकिन जो जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब आपका प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलता है? पता चलने वाली बात नहीं है। स्पष्ट रूप से जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, उस गेम में आपको पहला कदम रखने से पहले उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। अगर आप हार गए तो हार गए, अगर आप जीत गए तो सबसे कमाल की बात है, जीत की जो आपने राशि जीती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो कंपनी ले जाती है। ठीक है, तो इसमें कहीं डाउट वाली स्थिति नहीं है। और जहां मनी इन्वॉल्व नहीं है, वहां आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो गेम खेलते हैं, चाहे वो आप लूडो खेलें, चाहे शतरंज खेलें, वो या PUBG खेलें, और खासकर ये गेम आपको सोशल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं, अनटिल अनलेस इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। मैडम, सर अभी मैडम ने जिस तरीके से बताया, जो मनी का लेन देन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है? आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि सरकार भी कुछ टैक्सेस लेती है, कुछ GST लगाती है, कंपनी भी कुछ प्रॉफिट में अपना पैसा कमाते हैं। सर, ये प्रोसेस क्या है? किस तरीके से सरकार इसमें जो है पैसे ले रही है खुद भी, और किस तरीके से क्या कुछ कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, गेम्स के जैसे आपने कहा कि 2 श्रेणियों में इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है, और एक्ट में, बिल में भी किया है।
एक कैटेगरी है जो पॉजिटिव गेम्स है, ई स्पोर्ट्स है, सोशल गेम्स हो गया, तो है, सोशल स्किल गेम्स, और गेम्स, तीसरा आपका ये हो गया गेम्स बेस्ड ऑन द स्किल्स। ठीक है। सेकंड गेम मनी गेम, और दीज गेम्स आर डिपेंड्स ऑन द गेम ऑफ चांसेज, चांस का गेम, जिसको जुआ सट्टा भी हम कह सकते हैं। तो दोनों प्रकार की श्रेणियां हो गई। मोटे तौर पर जब गेम ये शुरू हुए ऑनलाइन गेमिंग, तो 2023 में केंद्र सरकार ने इन पर 28% जीएसटी स्लैब दिया। 28% जीएसटी लग रहा है, आज भी लग रहा है जी। और जो इनकम इनसे जीती जाती है ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से, जो प्रॉफिट होता है कस्टमर का, जो भी वो खेलता है प्लेयर, उसको जो प्रॉफिट होता है उस पर सीधा 30% आईटी टैक्स, जी, आयकर, इनकम टैक्स का प्रावधान है, वो आज भी है। ठीक है, जो चल रहा है। हाँ, तो इस तरीके से होता है। वर्तिका मैडम, कई बार जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी होती है, ये डेवलप होते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें कितने लार्ज स्केल पे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कितना कुछ इसका राजस्व होता है, और किस तरीके से ये क्या कुछ होता है, इस पूरी प्रोसेस के बारे में मैडम बताएं। ये टेक कंपनीज दे ऑल वर्क ऑन एल्गोरिदम्स। आपको वो बताते हैं कि आपको पहले एक फ्री वाउचर्स से, फ्री रजिस्ट्रेशन से वो आपको उन एप्स पर लेकर आते हैं, लेकिन वो एक दो बार आपको जिताते हैं, लेकिन 10 बार वो आपको हरा भी देते हैं। ये सारी कंपनीज अपने एक एल्गोरिदम पे ही चलते हैं, और इसमें वो बच्चे जब इन्वॉल्व होते हैं, उनको इजी मनी दिखता है, तो वो थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत बार बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। तो ये आईटी जो टेक कंपनीज अपने निजी फायदे के लिए जो ये गेम्स बना रहे हैं, ये बहुत खराब है। और ये आज की डेट में हम 2020 में देखते थे तो ऑनलाइन गेमर्स की संख्या इंडिया में 300 मिलियन थी, लेकिन 2024 तक आते आते ये संख्या 500 मिलियन हो गई है। सरकार का आंकड़ा कहना है कि वो तकरीबन 45 करोड़ का जो कि जाके बनता है, इस तरीके से बता रहे लोग खेल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से मैडम, जो लोग इसमें खेल रहे हैं, खेलने वालों की जो संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये और बढ़ सकती थी? अगर इस पर ब्रेक लगाया गया, इस पर जो है चेक लगाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो 2 और प्लेटफॉर्म है, ई स्पोर्ट्स और इसके साथ में सोशल गेम्स, उन्होंने, सरकार ने एक प्लेटफॉर्म और भी दिया कि आप इन दोनों पर काम कीजिए। जो टेक बनाने वाले लोग हैं, ये जो टेक से जुड़े जो ऑनलाइन गेमिंग्स वाले हैं, तो 2 प्लेटफॉर्म देते, तो क्या लगता है इसके वजह से उनमें कुछ फायदा होगा? कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स के जाने की आशंका है, लेकिन वो बच्चों के पास टैलेंट है, स्किल है। अगर हम वही टैलेंट और स्किल अपनी सोसाइटी को और अच्छे गेम्स की तरफ इन्वॉल्व रखें, तो इट कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर कंट्री। ठीक है। गोवर्धन सर, तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से ये जो ड्रीम 11 टाइप के जो एप्स होते थे, जिसका प्रमोशन लार्ज स्केल पर होता था, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम या बहुत सारी टीम्स जो होती थी, इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम्स जो है उसमें लगी रहती थी, क्या पूरी तरीके से बैन हो जाएंगी? जी हाँ, मुझे लगता है जब ये बिल एक्ट का स्वरूप यानी कानून का स्वरूप धारण कर लेगा, तो ये सब बैन होने वाली है। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको 2 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करूंगा। मई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं जी, ये समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और सरकारों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है जी, और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। दूसरा बहुत अच्छा जजमेंट अगस्त 2025 का सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक कोई रिट याचिका दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को कि आपको बड़ा सुकून मिल रहा होगा कि आपने बहुत युवाओं की ऐसी नस पर हाथ रखते हुए और उनको इतनी राहत देने का काम किया है, और सुप्रीम कोर्ट इससे खुश है। और राज्य सरकारों को, सभी को, जहां गेम खेलते हैं पूरे भारत में, सबको, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में। जी, तो इस तरीके से 2 जजमेंट थे जो साफ तौर पर कहता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग्स है वो कितना ज्यादा नुकसानदेह हैं, और इस पर बैन लगाना जरूरत पड़ गई थी, इसलिए सरकार ने इसमें कहा है। मैं सर की बात को पिछली बार की तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ कि ये आप गेम 11 की बात कर रहे हैं ना, ये कोर्ट में इन्होंने बड़ी अनोखी दलील दी। इन्होंने कहा ये लक या चांस से नहीं खेला जीतते, एल्गोरिदम से होता है। नहीं उन्होंने, हाँ, ये हम तो ये कोई इस तरह का सट्टेबाजी जिसे आम भाषा में कहते हैं, ऐसा हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। ये तो स्किल गेम है, और स्किल गेम में वही जीत सकता है। तो उन्होंने ये ढाल को, इस तरह की जितनी भी ये गेमिंग ऐप है, इन्होंने ये ढाल बना के रखी, लेकिन अब चारों खाने चित, कुछ भी नहीं बचा। ऋतु जी, जिस तरीके से जब ने अपनी बात की शुरुआत की, तो उसमें एक जिक्र किया, आपने कहा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं
उनको देखकर लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं चीजों को लेकर के, बिल्कुल, विज्ञापन इसीलिए बनाए जी, जाते जी, हैं, जी। इसीलिए जो कंपनियां होती हैं अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी कमाती हैं। जी। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं इन पर कैसे क्या इस पर बैन लगेगा, और उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस होती है कि किस तरीके के से जो एप्स हैं उनको डेवलप करके, या जो इस तरीके से जो गेम्स खेलने वाले हैं वो सब कैसे, उनकी गाइडलाइंस क्या कुछ उनके बारे में? देखिए, ये जो हमारा विधेयक पारित हुआ है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं जी, वो किसी भी, चाहे वो क्रिकेट के इन्फ्लुएंसर हैं या फिर वो बॉलीवुड के हैं, कहीं के भी हैं, उनको हर स्थिति में अगर वो इन्फ्लुएंस करने का ये प्रयास करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, जैसा कि सर ने बताया था कि 50 लाख Penal रुपए या फिर दो साल की सजा मिलेगी। लेकिन मुद्दे वाली बात, इसको थोड़ा सा हम अगर अलग डायरेक्शन से देखें, और चूंकि मैं एक समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ इसलिए बात को रखती हूँ, बहुत दुख के साथ रखती हूँ कि ये कलाकार, ये खेलने वाले लोग जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर मानते हैं और वाकई मानते नहीं, ये हमारी सोच को, विशेषकर युवा पीढ़ी की सोच को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। क्या उनका कोई नैतिक दायित्व नहीं है? तो सोई हुई आत्मा जागी नहीं है, सोई आत्माओं को जगाने के लिए इस विधेयक ने प्रयास किया, और रादर मैं कहूँगी जगाने का नहीं, डंडे के जोर पे कराने का प्रयास किया। मेरे शब्द बहुत कठोर हैं पर वास्तविकता यही है, क्योंकि निरंतर ये आह्वान किया गया है कि जो भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हों, वो जब भी किसी चीज़ का ऐड करें तो ये बात ध्यान रखें कि उनके एक आह्वान पर, उनकी एक बात पर पूरी की पूरी युवा पीढ़ी अपनी दशा और दिशा दोनों बदल देती है। बिल्कुल। गोवर्धन सर, मैडम ने भी एक बहुत सख्त लहजे में डंडे की बात की, और सरकार ने भी काफी सख्त इसलिए प्रावधान भी इसमें कर रखे हैं। क्या लगता है आपको इस सख्त लहजे से और सख्त कानून से, सख्त प्रावधान से क्या समाज में बदलाव वाकई में आएगा? बिल्कुल आएगा। मुझे रामचरितमानस की पंक्ति चौपाई याद आ रही है कि विनय ने मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन हो न प्रीत। जी। तो ये जो डेटरेंट इफेक्ट है, जो लॉ का एक पार्ट है कि जब तक आपको भयमूलक आप कानून नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ जेल का प्रावधान, हमारे यहाँ फांसी की सजा, मृत्युदंड है आज भी हमारे यहाँ, जो नया न्याय संहिता है उसमें भी है। तो वो जब तक किसी के ऊपर एक पीनल प्रोविजन आप नहीं करेंगे इम्पोज, और कोई डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो फिर कोई कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। हम देखते हैं कि चौराहे पर जाते हैं, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है तो हम लाल बत्ती पर रुकते हैं, कोई नहीं है तो बेखौफ लाल बत्ती को क्रॉस करके बहुत अच्छे लोग जाते हैं। तो जरूर सबसे इफेक्ट खतरनाक बात यह है कि आज एक स्मार्टफोन एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक के पास है, और हर स्मार्टफोन के में किसी ना किसी तरीके का एक गेम सबके पास डाउनलोडेड है। तो ये एक बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए, सबके लिए खतरनाक चीज़ साबित हो रही है, क्योंकि आज बड़े लोग भी अगर इस लत में आ जाते हैं तो आसपास के लोगों को पता भी नहीं लगता कि कब वो एक नॉर्मल सा गेम आपका एक एडिक्शन बन गया है, और वो आपके सेविंग्स के पैसे, आपके हेल्थ केयर के पैसे, आपके पेंशन के पैसे आप उस एप्स में डाल रहे हो। दिस इज लाइक वेरी, बहुत ज्यादा चिंताजनक की बात है ये। लेकिन मैडम, इसमें मैं ये जानना चाहूंगा, आमतौर पर जैसे जो गेम्स की शुरुआत होती है, मैं आप ही से बात करना चाह रहा हूँ कि जब शुरुआत होती है तो हमारे घर से, हमारे बच्चों से होती है। जब बच्चे हमारे गेम्स खेल रहे होते तो उस समय फैमिलीज की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जब वो शुरुआत में कोई लूडो खेल रहे हैं या कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत बेसिक से ही होती है, फिर वो आगे चल के जो है विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में फैमिलीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमें कहाँ तक, किस जगह तक मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? हम गेम्स खेलने से बच्चों को मना नहीं कर सकते। गेम्स खेलने के बहुत फायदे भी हैं। मेरी बेटी ने पीरियोडिक टेबल और प्लैनेट्स और बहुत सारे साइंस और मैथ्स के प्रोजेक्ट्स खेल खेल में सीखे हैं, लेकिन उनका लॉगिन आपके थ्रू होना चाहिए। उनका इंडिविजुअल लॉगिन्स नहीं होने चाहिए, उनके पासवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। उनको हमेशा एक टाइम लिमिट देना चाहिए कि आप आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए खेल सकते हो। एजुकेशनल गेम्स ही उनको एक्सेस देना चाहिए। यूट्यूब और बहुत सारे आजकल बच्चों के पास एक्सेस है इंटरनेट का, जिसमें इतने एड्स आते हैं, इतने सारे गेम्स के बारे में उनको पता होता है। बीइंग पेरेंट्स हमें पता ही नहीं होता समटाइम्स कि वो कौन से गेम्स खेल रहे हैं। तो हमेशा उनको जितने भी आईपैड्स, मोबाइल फोन्स हो गए, वो सब आपके थ्रू लॉगिन्स उनको देना चाहिए, ताकि वो जो भी खेल रहे हैं आप उनको बाद में चेक कर सकते हैं। गोवर्धन सर, जिस तरीके से जो आधुनिकता के इस दौर में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, सब क्लिक पे चीजें आ रही हैं,
ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब फैमिली में जो बच्चे होते हैं या हम होते हैं, जब मोबाइल की शुरुआत करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, ऐप्स की बात करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डिजिटल लिटरेसी की बात होती है वो नगण्य सी साबित होती है वहाँ पे, क्योंकि हम तो चीज़ें हमारे पास विज्ञापन के थ्रू आती हैं, किसी के हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, शुरू करते हैं। तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता है कि वाकई में डिजिटल लिटरेसी की आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ एक चीज़ फ्लैग करूँगा कि बहुत सहज सुलभ ये सब चीज़ अवेलेबल है, मैम ने कहा, वर्तिका मैम ने, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फैमिली कंट्रोल और सोशल कंट्रोल, पारिवारिक नियंत्रण और सामाजिक नियंत्रण निश्चित तौर पर रखना होगा जी। वर्तिका मैम ने कहा कि लॉगिन आपके माध्यम से बच्चों की हो, उनको इतना फ्रीलांस ना छोड़ा जाए। मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के है। जुलाई 24 से लेकर के जुलाई 25 तक एक साल के अंदर 1120 करोड़ गेम्स के एप्स जो हैं वो डाउनलोड हुए भारत में। कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी संख्या में। एक आंकड़ा और है कि एवरेज जो निकाला गया, एवरेज एक युवा 45 करोड़ आपने बताया आंकड़ा कि लोग सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व हैं बच्चे, युवा। तो एक एवरेज ये आया कि एक बालक, एक युवा, एक गेम खेलने वाला प्लेयर ऑन एन एवरेज एक महीने में 5 से 7 हजार रुपए लुटा रहा है। कि अगर ये व्यक्ति अपने सेविंग करेगा, अपने जीवन में उसको इन्वेस्ट करके कहीं भी सेव करे, कुछ भी नहीं कहीं बैंक में जमा करा दे, तो उसको 20 वर्ष बाद, आज वो युवा है, 20 वर्ष बाद वो उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। कितना बड़ा एक अमाउंट मिलेगा, कितनी सेविंग होगी, कितना फंड होगा, वो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसको लगा सकता है। मैं तो ये अनुमति हाँ, चाहूँ सभी जहना, क्योंकि मन बहुत कुलबुलाने लग ये गया है। साइलेंट चैलेंज काफी जबरदस्त चीजें निकल करके भी आ रही हैं, तो हम समस्या चाहते ये हैं कि आप है अपनी बात को कि रखें। मैंने जितना समाज को जाना, मैं स्वयं माँ हूँ, आदर्शात्मक बातें हम सबको बहुत लुभाती हैं। ठीक है। और जो सर ने कहा, अगर चरितार्थ हो सके, क्योंकि वो मैं आप हम सब चाहते हैं जी। पर वास्तविकता ये है कि समाज इतना विघटित हो चुका है कि कुछ जो तथ्य हैं उनको हम नकार नहीं सकते। उसमें से एक सबसे बड़ा तथ्य यह है कि सकारात्मक जो जितनी भी पॉजिटिविटी है वो हमें कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती। जो नेगेटिविटी है और इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट बेनिफिट, ये जो इंस्टेंट शब्द है ना, वो हमारे जीवन में इस तरीके से घुल गया है कि हमें इंस्टेंट रिलेशनशिप चाहिए होती है, इंस्टेंट फायदा चाहिए होता है। ये इंस्टेंट बेनिफिट का जो हमारा जीवन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी अवधारणा है, त्वरित हमें जो प्राप्त पेशेंस खत्म हो गया है। तो वो त्वरित लाभ, और उसमें भी मॉनेटरी लाभ, ओहो पूछे मत, उसके पीछे तो सारी दुनिया दीवानी ये है। फितरत तो युवाओं को कैसे रोका जा सकता है? इसलिए चाहे कितनी भी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की जाए, बिल्कुल उनके सर पे मंडराया जाए, कुछ भी किया जाए, इसको रोक पाना यकीन जानिए असंभव था। तो सरकार ने, अच्छा इतनी बार हमने इस विधेयक की बात की, मैं यहाँ पर और अपना सबमिशन देना चाहूँगी कि हम भारतीय बड़े बहुत होशियार हैं। हम क्या करते हैं, एक रास्ता, एक विधेयक बना, एक कानून बना, उससे निकलने के लिए हमने 4 रास्ते तुरंत ढूंढ लेने। लेकिन बड़ा अच्छा ये हुआ कि हमारी जो कुशाग्र बुद्धि है उस पर भारत सरकार ने एक लगाम लगाने की कोशिश की है कि रुको, हम तुम्हारा इंतजाम करते हैं, हमें से गैर जमानती बनाते हैं। तो पहले से पहले तुम जो जमानत के प्रावधान ढूंढोगे ना, तो बड़ी खुशी की बात है कि जो बात मैंने कही कि जो हमारा दंडात्मक कानून है ना, वो डंडा इतना जबरदस्त है कि अब ये गैर जमानती है। भारत में बहुत कम ऐसे कानून हैं जो गैर जमानती हैं, तो ये रुकेगा। और इसकी सार्थकता का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि मतलब 72 घंटे के अंदर दोनों सदनों से जो है ये पारित भी हो गया, और इसकी जो सजा का जो ऐलान किया गया वो भी काफी ज्यादा सख्त है। तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जब इस पर जो है चेक लगेगा, इसके ऊपर जब चीजें आएंगी, तो लोग इससे कहीं ना कहीं घबराएंगे और डरेंगे ऐसा काम करने के लिए। मुझे लगता है गोवर्धन सर कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। मैं इनके साथ ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ये कानून, यानी जो इसमें प्रोविजन है, पीनल प्रोविजन, ये सजा ना, ये अपराध जो है वो ना केवल गैर जमानती है, बल्कि संज्ञेय भी है। संज्ञेय भी, दिस इज कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि आपको पुलिस जो है एफआईआर दर्ज होगी और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की नेचर होती है, और पुलिस इसकी जमानत नहीं ले पाएगी, जमानत केवल कोर्ट से ही होगी। और इसमें बट हम इस बैन के बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले टाइम में देखेंगे, बिकॉज आईटी वाले बच्चे जो है वो, उनका दिमाग इतना
साइड लाइंस भी बिल्कुल। चाहता है कि देयर इज द थिंग्स लाइक डार्क वेब और क्योंकि आज के दौर VPN, में आप एक टेक माइंड से लड़ रहे हो, उनसे मुकाबला करने के लिए आपको आप उनसे के उनको बराबर ट्रेस होना ही चाहिए। नहीं कर सकते। बिल्कुल। गोवर्धन सर, मेरा एक सवाल और भी है, जो कि हम प्रावधानों की बात कर रहे थे, उसमें प्रावधान में एक चीज और कही गई, इसमें एक प्राधिकरण बनाने की बात कही गई है कि एक नियामक बनाया जाएगा, उसमें कई सारे लोगों को जोड़ा जाएगा, और उसके बाद में जो गेमिंग्स हैं, जैसे कि ये ई स्पोर्ट्स की बात की गई, ऑनलाइन सोशल गेम्स की बात की गई, उनको चाहे लाइसेंस देने की बात हो, चाहे उनका जो है आगे बढ़ाने की बात हो, तो ये जो प्राधिकरण बनाने की बात हो रही है, कैसे काम करेगा और प्राधिकरण क्या कुछ होगा उसके बारे में? जी, सेंट्रल लेवल पर इसमें इस बिल में एक प्रोविजन है जिसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जी। और रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो 3 काम करेगी। सबसे पहले तो रेगुलाइजेशन करेगी इनका पूरा। उसमें ये होगा कि कैटेगराइजेशन जो है गेम्स का वो किया जाएगा। 2 जो पार्ट मैंने बताए थे, पहला जो सोशल गेम्स हैं, जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं जी। जैसे ई स्पोर्ट्स है, जो प्योरली बिना किसी मनी इन्वॉल्वमेंट के खेले जाएंगे, स्किल बेस्ड। जी। दूसरे गेम्स वो होंगे जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी, जो नेगेटिव कैटेगरी में है, जो ऑफेंस होंगे। तो वो जो कैटेगरी है उसमें मनी जो इन्वॉल्व होगी, ऑनलाइन गेम्स होंगे और गेम बाई चांस होंगे, उसमें कोई स्किल नहीं होगी। मैम ने बताया कि स्किल के बहाने से ये लोग मनी गेम चलाते हैं। हाँ। तो ये कैटेगराइजेशन का काम, इस पर निर्णय करने का काम रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगी। जी। दूसरा पार्ट इसका ये है कि जो सोशल गेम्स हैं, स्किल बेस्ड गेम्स हैं, ई स्पोर्ट्स हैं, जिसमें बच्चों का, वर्तिका मैम ने बताया कि हार्मोनियस डेवलपमेंट होता है, चहुमुखी विकास जो है, और उसके लिए बहुत आवश्यक है मानसिक और शारीरिक। तो उसके लिए ये अथॉरिटी उसको प्रमोट करेगी। दैट्स वाई बिल का जो नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग। जी। सर, ये तो हमने मतलब भारत की बात तो कर ली कि हमारे देश में जिस तरीके से जो कोई इसका उल्लंघन करेगा उसके लिए सजा का प्रावधान है। हम इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, कई बार बहुत सारे ऐसे ऐप्स, ऐसे गेम्स होते हैं जो इंटरनेशनली गवर्न किए जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? क्या उनके लिए अलग से कुछ सजा है, जो या इसी के दायरे में वो भी आते हैं? भारत से बाहर बैठ करके जो इन गेम्स में इन्वॉल्व होंगे, सेम वो इन्वॉल्व होंगे, वो एड करेंगे, वो फैसिलिटेट करेंगे, वो खेलने देंगे या मनी का ट्रांजैक्शन करेंगे, वित्तीय लेन देन करेंगे, कोई भी संस्था होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, वो उसी प्रकार से अपराधी होगा जैसे कि वो भारत में रहकर कर रहा है। ठीक है। तो विदेशी में रह करके भी नहीं बच पाई। वर्तिका मैडम, जो एसोसिएशन है इसकी, जो गेम्स की एसोसिएशन, उसने जिस तरीके से जो लेटर लिखा हुआ है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, उनका साफ तौर पर कहना है कि इतने सारे लोग बेरोजगार होंगे, तो आपको क्या लगता है इससे वाकई में सरकार को कुछ नुकसान होगा? क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए के तक का जो राजस्व सरकार के पास आता तो था, लेकिन क्या समाज और ये जो रेवेन्यू है इसके बीच में सरकार के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंस होगा, इसके बारे में? जब भी कोई चेंज आता है सोसाइटी पे तो उसके प्रॉज और कॉन्स दोनों आते हैं। जी। जॉब लॉस होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चों के पास स्किल है, टैलेंट है, तो वो अपने स्किल और टैलेंट को किसी और डायरेक्शन में ले जाकर अच्छे कामों में डाल सकते हैं। एक बार सबको ज़रूर झटका लगेगा, बट आई थिंक हमें सही, जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, वो डायरेक्शंस हमें ढूंढने पड़ेंगे और वो आगे जाके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं एड ऑन कर दूं वर्तिका मैम के साथ। देखिए, चूंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है और राज्य की ये नैतिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है जी। कि जो 2 चीजें होती हैं समाजशास्त्र में, सामाजिक तौर पर, एक अच्छाई होती है जिनको वर्च्यूज कहा जाता है, सद्गुण होते हैं, दूसरी वाइसेज होते हैं, बुराइयां होती हैं जी, जिनको एडिक्शन भी कह सकते हैं हम, एब्यूजेज, मिसयूजेज एंड एडिक्शंस। तो सरकार ये तय करे, और तय कर लिया है सरकार ने, कि जो वाइसेज हैं उनको प्रोहिबिटेड किया जाए, उनमें दंडात्मक प्रावधान किए जाए, और जो वर्च्यूज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो स्किल बेस्ड जो गेम्स हैं उनको सरकार बढ़ावा दे रही है, और जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है, जो जुआ सट्टे की तरह खेले जाते हैं, जिनकी लत लगती है, जिनसे बहुत सारे लॉसेज होते हैं, ना केवल उनके शारीरिक मानसिक रूप से वो बच्चे पीड़ित होते हैं, युवा लोग, और कई बार सुसाइड भी करते हैं जी। उन पर लगाम लगाई जाए, उनको नियंत्रित किया जाए और पीनल प्रोविजन के माध्यम से उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर के पीछे पीछे फिर से आ जाऊं मैं। बिल्कुल, आपका स्वागत है मैडम। कि जो सर ने बात कही कि जो स्किल हमारी बढ़ाते, स्किल डेवलपमेंट वाले जो भी हमारे ई गेम्स होंगे, उसके लिए सरकार ने उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। फर्स्ट ईयर, देन सेकंड ईयर 20 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद 20 करोड़ रुपए, ये प्रावधान रखा है।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छा पक्ष कॉर्पस है। फंड एक है। मनी जी, जी, अर्निंग जी। के और भी तरीके हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, मनी दूसरे गेम्स बहुत अच्छे से और एक कमा क्वेश्चन मैं सकते हैं। आपसे चुरा लेती हूँ जो आपने वर्तिका जी से पूछा था, बिल्कुल। है ना, वो आपने प्रश्न पूछा था कि ये समाज में संतुलन कैसे जी, होगा, ठीक क्योंकि है। सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ जनरेट था हुआ और था। फिक्की की कैलकुलेशन के हिसाब से जो उन्होंने बताया 2029 में ये 78,500 करोड़ रुपए की राशि हो जाती गेम के रेवेन्यू से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, पर इस लॉस को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेट करें कि इसमें हजारों करोड़ बच्चे मानसिक रूप से बीमार होते, और जैसा सर निरंतर कह रहे हैं, क्योंकि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है, हमारी नैतिक और आर्थिक रूप से भी सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि जो बच्चे मानसिक अवसाद का शिकार हैं जी। उनकी बीमारी का खर्च उठाए। ये बहुत बड़ा खर्च है। फिर जो बच्चा मानसिक रूप से बीमार है वो कोई भी देश के इनपुट या देश की उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस है। तो ये कैलकुलेशन की जाए कि जब बच्चा उस तरह के मनी गेम से हटेगा, सकारात्मक रूप से समाज में इन्वॉल्व होगा, आर्थिक उन्नति में इन्वॉल्व होगा, उससे वो सारा जीएसटी वो सारी चीजें कवर अप हो सामाजिक जाएंगी। लॉस से बेहतर है कि हम ये थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है इस वेलफेयर स्टेट के लिए ये ज्यादा बेहतर नहीं, है। आगे होगा भी नहीं, यकीन जानिए वो आगे होगा भी नहीं, क्योंकि नहीं। वो जो गलत दिशा में जाके रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जब ये बच्चे सकारात्मक रूप से समाज से जुड़ेंगे और देश की आर्थिक उन्नति में जुड़ेंगे तो और देश भी बहुत आगे बढ़ेगा कमाएंगे, और उनका तो भी कमाएंगे तो बिल्कुल इनकम टैक्स भी कमाएंगे। देंगे, जीएसटी भी आएगा, सब कुछ गोवर्धन आएगा। सर, जिस तरीके से मैं आपसे एक सवाल भी लेता हूं, उसके बाद में आप उसमें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जिस तरीके से कानून कोई हो या प्राधिकरण हो, हालांकि अगर हम इस प्राधिकरण की बात करते हैं या फिर इस जो विधेयक लेकर आया गया है, विधेयक कितना भी अच्छा हो, जब तक वो अच्छे से लागू नहीं हो तो तब तक वो बेहतर नहीं माना जाता है। आपको क्या लगता है इस विधेयक को लागू करने के लिए कुछ जो प्रशासनिक चुनौतियां भी होंगी, अगर वो होंगी तो किस तरीके से होंगे, क्या क्या होंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक सामाजिक स्वीकार्यता किसी कानून की या किसी लॉ की नहीं होती है, तब तक उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जी, सामाजिक तौर पर जागरूकता फैलाते हुए इसके इम्प्लीमेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है, जी। जो फंक्शनिंग पार्ट है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। और वर्तिका मैम कह रही थी कि आईटी सेक्टर के लोग पहले ही कोई ना कोई इसका तरीका ढूंढते हैं कि कैसे हम इसमें से बचें और कैसे बच के निकलें और हमारा काम चलता रहे। लेकिन लॉ बहुत क्लियर है। एक छोटा एक्ट है जिसमें 20 धाराएं हैं, सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व कर ली गई हैं। और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से और ढंग से सिस्टमेटिकली समाज के सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको शामिल करते हुए अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि यह असंभव जी। है। बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होगा और स्ट्रिक्टली होगा। सरकार की शासन की मंशा बहुत क्लियर है जी। कि किसी भी प्रकार से सामाजिक जो है उसके दुष्परिणाम को समाज नहीं झेल सकता, ठीक है। चाहे उसके लिए फाइनेंशियल लॉसेज हो। मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स यहाँ की जी। कि इसका बाजार जो है, ऑनलाइन जो गेम्स हैं, मनी बेस्ड जो गेम्स हैं, उनका बाजार 32,000 करोड़ रुपए का है। जी, मात्र 32,000 करोड़ रुपए का है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये अभी चूंकि जो इसमें नेगेटिविटी इन्वॉल्व है, जब पॉजिटिविटी इन्वॉल्व होगी, मैम ने भी कहा, तो ये लॉसेज नहीं होंगे, ये प्रॉफिट में बदल जाएंगे। प्रॉफिट में बदलेंगे, इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी आएगी, इन्हें एक दिशा देने की एक जरूरत है। दिशा देने की जरूरत है, तो दशा अपने आप बदले। जैसे कि उसमें ये 3 चीजें बताई रखी हैं, जो 3 लेयर बताए हैं, ई स्पोर्ट्स हो गया, ऑनलाइन सोशल गेम्स हो गए, इनमें आप ध्यान दीजिए, इनमें आप प्रमोट करिए। जो कंपनी इधर लॉस कर रही है वो कंपनी मूव करके इधर आइए। आप कहीं ना कहीं जो देश के जो युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप साथ ही साथ में ई स्पोर्ट्स में बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल रितु मैडम, जिस तरीके से अभी जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हमने एक रिपोर्ट दिखाई अपने दर्शकों को और हमने भी देखी। उसमें जो आईटी मिनिस्टर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो गेम्स होता है, ऑनलाइन गेमिंग, इसको WHO ने एक डिसऑर्डर घोषित किया है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये प्रावधान लेकर के आई है। सर, मैडम, आपको क्या लगता है कि वाकई में जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, इस तरीके से जो मनी गेम्स होते हैं, ये वाकई में डिसऑर्डर हैं और इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मनी गेम बहुत अधिक धन कमाने की लालसा, धन कमाने की लालसा बुरी नहीं है, रास्ते कौन से हैं, और वो रास्ते जब बहुत छोटे हैं
तो उनको बहुत कम समय में कमाना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक विकलांगता, जिसके लिए बहुत अथक प्रयास करने बिना किसी प्रयास के, और फिर ये एक ऐसा एडिक्शन है कि लगातार एक बार हारने के बाद, ये बिल्कुल जुआ है। पहले जिस तरह से सट्टेबाजी होती थी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो ये जुआ है। और ये मानसिक विकलांगता या मानसिक बीमारी या एडिक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। एक बार और खेल लेता हूँ, जीत जाऊंगा, ये जो इच्छा है ना, वो जब तक आप बिल्कुल बर्बाद नहीं हो जाते तब तक वो इच्छा निरंतर व्याप्त रहती है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, इस जो है एडिक्शन से या इस लत से बचने के क्या कुछ उपाय होने चाहिए आपके नजरिए से? सर देखिए, मैम ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। मैं यहाँ एक प्रसंग लूंगा महाभारत का। आने दीजिए। जैसे जुए की लत जो है, वो आपको पता है कि उसने महाभारत कराया जी। पांडव हारे, कौरव जीते, वो भी एक लत थी। इतने बड़े विद्वान सब लोग थे, लेकिन फिर भी उनको खेलना पड़ा। ऐसे ही चूंकि जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा और वापस लौटने का रास्ता उसके पास नहीं था जी। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह की लत है, ऑनलाइन गेमिंग की जो लत है, वो व्यक्ति को, युवा को, बच्चे को इस तरह से साइकोलॉजिकली इस तरह से इंडिपेंडेंट कर देती है कि वो बाध्य हो जाता है उसमें आगे बढ़ने के लिए जी। और पीछे लौटने का कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये दिस इज द ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ये मानव की मूल प्रवृत्ति होती है और कहीं ना कहीं वो उस जाल में फंस जाता है जी। तो इस तरीके से ये चीज़ें रहती है। मैडम जी, जो टेक कंपनीज होती हैं जो डेवलप करती हैं, कई बार देखा जाता है, तो क्या लगता है कि आपको जब डेवलप ये चीज़ें ऐसे करती हैं तो उसमें ये जो गेम्स को लेकर के चीज़ें निकाल करके लेकर के आते, तो कुछ पॉजिटिव वे में चीज़ें नहीं चल सकती हैं? अगर कोई ऐसा इनोवेशन, कुछ आइडियाज़ हो कि हाँ भाई, आप अगर ई स्पोर्ट्स को लेकर के या सोशल गेम्स हो गया, इस तरीके से और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से मैडम कोई डेवलपमेंट या कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो? बहुत सारे गेम्स हैं जो एजुकेशनल साइड अच्छे हैं, जो आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं। आज बच्चे सिंगिंग सीख सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टेक कंपनीज सही डायरेक्शन में चलें तो हमारी युवा पीढ़ी, क्या हर एज ग्रुप अपने लिए नई हॉबीज़ पैदा कर सकते हैं, नए डायरेक्शंस ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं। हमें बस एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है मैडम, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं, जिस तरीके से मैडम जो बता रही थी कि जो गेम्स होते हैं, इनके अलावा क्या कुछ सुझाव देने चाहिए जो हमारे यूथ हैं या जो मोबाइल पे जो एक बड़ी आबादी आजकल लग गई है, उनके लिए क्या कुछ बताएंगी आप? देखिए, वो आबादी तो तब ये उस आबादी की लत तब छूटेगी जब हमारी लत छूटेगी, क्योंकि बीइंग पेरेंट, अगर हमने लत छोड़ दी और हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गए ना, तो बच्चे अपने आप छोड़ देंगे। हम तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा के खुद बहुत बिजी हो जाते हैं ना, तो उसके जिम्मेदार बच्चे नहीं है, हम स्वयं हैं जी। यानी जो शुरुआत होती है वो हमारे से ही होती है। कई बार देखा जाता है बच्चा रो रहा होता है और रोने की वजह से उसको हम मोबाइल दे देते हैं, वो शांत भी हो जाता है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति होती है कहीं ना कहीं उसको एक विकराल रूप धारण कर लेती है। ये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। आप आजमा के देख लीजिए, जितनी तेजी से 3 साल के बच्चे के हाथ स्मार्टफोन पे चलते, हमारे नहीं चल सकते, पर उसके जिम्मेदार क्या वो बच्चा है? कदापि नहीं। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमें, पहले हम सुधरें, फिर हम अपने बच्चों को सुधारेंगे। सर, इसके लिए जो डिसऑर्डर कई बार लोगों को, बच्चों को हो जाता है, इससे बचाव के लिए, इसके लिए क्या कुछ चीजें करनी चाहिए? मतलब कुछ ऐसे जो घरेलू नुस्खे होते हैं, कई बार किए जाते हैं, आपके नजरिए से वो क्या कुछ होने चाहिए? देखिए, हम आधुनिक युग में इसको कहते हैं कि भाई काउंसलिंग करवाएं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करें, बातचीत करें। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा परंपरागत जो तरीका था, बच्चों को कहानी सुना करके मोटिवेट करना, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, बच्चों के साथ वी फीलिंग के साथ में उसमें उसकी पर्सनैलिटी को अपने साथ अपने उसमें उतार लेना अपने व्यक्तित्व में, और अपने व्यक्तित्व को उसके व्यक्तित्व के आईने में उतार लेना जी। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जब भी संभव होता है जब 2-3 पीढ़ियां एक साथ परिवार में रहती हैं। हाँ। तो चूंकि हमारे संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, एकल परिवार को बढ़ावा मिल रहा है, और इवन डिंक फैमिली हो रही है, डबल इनकम, नो किड्स, तो कहीं ना कहीं ये हमको देखना होगा कि सामाजिक बदलाव की बयार कैसे चल रही है जी। आधुनिकीकरण के दौर में हम कहां जा रहे हैं। हमारे परिवार में नाना, नानी, ताई, ताऊ, ये जब बुआ, ये सब होते थे, तो वो बच्चे के साथ में जैसे बात करते थे, उससे बेहतरीन कोई काउंसलिंग नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है सबसे बेहतर जो अपनी जो पीढ़ियां हैं उनको आप आगे बढ़ाएं, उनको साथ में लें, और उनसे जो बच्चों का समाजीकरण होता है। सिर्फ एक मिनट में निवेदन करना चाहूंगी सर की बात में कि सर ने जो बताया बहुत, सच में बहुत अच्छा है। भारतीय संस्कृति की पहचान यही थी। विवशता ये है कि अब ऐसा हो नहीं पा रहा है ना,
और तो हमें क्या करना है, जो माता पिता रह रहे हैं, बच्चे हैं, बड़ी फैमिली नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं है, अब उसमें हमें रास्ता खोजना है। लेकिन ये रास्ता तभी खोज पाएंगे जब हमारे बच्चे किशोर अवस्था में अगर प्रवेश कर गए तो वो पके हुए घड़े हो जाते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए अब जो भावी माता पिता, हम संदेश उन माता पिताओं तक ही पहुंचाना चाह रहे हैं कि कृपा करके जब बच्चा 2 साल का 3 साल का, तभी से कहानियों का ऐसा संसार बुनना शुरू कीजिए, बाहर जाके उनके साथ ऐसा खेल खेलना शुरू कीजिए कि इस मोबाइल क्रांति तक उनकी क्रांति पहुंच ही ना पाए, और जो पहुंचे वो सकारात्मक और शिक्षाप्रद। हालांकि वर्तिका मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं वो दोहरा देना चाहता हूं। उनका ये कहना था कि जो बच्चे हैं उनको हम ऑनलाइन गेम से या सोशल मीडिया चलाने से नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल नहीं ये रोक बिल्कुल सकते। फैक्ट है। बिल्कुल उसका एक तरीका ये हो सकता है कि उनकी हम वॉच करें, उनकी मॉनिटरिंग करें, कैसे उनके पासवर्ड से जो चीजें उनके पास ऐप्स हैं सारी कुछ मॉनिटरिंग करें, अपने थ्रू चीजें हो, तभी चीजों से बच सकते हैं। गोवर्धन सर, एक सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें मुझे लगता है वो छूट रहा था और वो लेना बहुत जरूरी है। जिस तरीके जो गेमिंग एप्स होते हैं या इस तरीके जो ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कई बार ये भी देखा जाता है इनको लेकर के टेरर फंडिंग की भी बात कई बार आती है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात आती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट था और इससे बचने के लिए जो सरकारी प्रावधान लेकर के ये कितना कारगर साबित होगा? बहुत जरूरी था। और आपको जब डिजिटली इस साइबर एज में आप जब देखते हैं तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और साइलेंट चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट आप देखते हैं कि जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो ब्लैक मनी का जो पूरा मार्केट है, वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। जब ये चीज इससे कनेक्टेड है तो टेरर फंडिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी मनी लॉन्ड्रिंग भी होगी, सब कुछ होगा। इस पर कैसे आप चेक करेंगे? तो एक अच्छा रेगुलेशन जो आवश्यक था, जरूरी था, उसकी आवश्यकता थी। इट वॉज द नीड ऑफ द आर्ट्स, वो आज पूरी हुई और वो एक्ट बनने वाला है, कानून बनने वाला है और निश्चित तौर पर सारी चीजें रुकेंगे। जो प्राधिकरण बनेगा उसमें भी कहीं ना कहीं जो ये एक टीम बनेगी वो अच्छी तरीके से इसको वॉच करेगी, इसको मॉनिटर करेगी और इस तरीके से जो घटनाएं होती थी वो नहीं होंगी। मुझे लगता है कि जो इस कानून के जो प्रभाव हैं, मैं 4-5 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। बिल्कुल। एक तो क्रिएटिव इकोनॉमी होगी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था आएगी और ये अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नवाचार को भी बढ़ावा देगी। ठीक है। युवाओं का सशक्तिकरण होगा, वित्तीय सुरक्षा आएगी, पारिवारिक सुरक्षा बढ़ेगी, मानसिक कौशलता भी मानसिक कौशलता और दूसरी जो स्किल है वो डेवलप होगी। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है वैश्विक नेतृत्व। आपने लीड किया है जी, वर्ल्ड में पहली बार आपने लेजिस्लेशन आप लेके आए, भारत लेके आया। तो मुझे लगता है कि जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना हम कर रहे हैं, जो एक संकल्प है जी, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ये। बिल्कुल। तो जिस तरीके से चूंकि हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं और हमें घड़ी इशारा कर चुकी है कि हम जल्दी से अपने कार्यक्रम को आखिरी चरण में है, तो हम मैडम से आपसे एक जल्दी से एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। जो दर्शक ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आज हमने जो इतने इंपॉर्टेंट इशू पर ये चर्चा रखी, आप क्या कुछ बात कहना चाहेंगी? मुझे लगता है हमें इस बिल का, इस बैन का सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में कैंपेन्स रन करने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये कितना हानिकारक है हम सबके लिए और इससे दूर रहना हमें कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जो 3-4 पॉइंट्स में मैडम ने बताया, रितु मैडम हम आपके पास आते हैं और आपका क्या कुछ कहना है? जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हर बार आपसे चर्चा होती है, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बातें आप कह करके जाती हैं। आज इस मंच के माध्यम से दर्शकों से क्या कुछ कहेंगे आप? परिवार से जुड़ें, बच्चों से जुड़ें। बच्चों से जुड़ने का मतलब सिर्फ उनके प्रति जो आपके दायित्व हैं उनको पूरा करना नहीं है, इतने भावनात्मक रूप से जुड़ें कि वो आपके सिवा ये ना समझ सके कि उनकी दुनिया मोबाइल है। तो उनकी दुनिया बने, देखिए मोबाइल अपने आप ही दूर होता चल जाएगा और उतना ही पास आएगा जितनी की आवश्यकता है। गोवर्धन साहब, हम आपके पास आ रहे हैं। किस तरीके से पूरी चर्चा को आपने देखा? काफी कुछ बातें हुई प्रावधान को लेकर के, आपने पूरा बिल को सामने परोस दिया, क्या कुछ उसके कानून है, क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, सारी चीजें आपने बताई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? जो यूथ हैं, जो गेम्स खेलते थे, आज उनको गेम आने वाले समय में नहीं मिलेगा, कैसे उनको आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, ऑनलाइन जो गेमिंग है ये कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कानूनी, वैधानिक, ये एक ऐसी समस्या है जिसको मिलकर के और सर्वांगीण आयाम की तरह एक इसका एरेडिकेशन, इसका समाधान किया जा सकता है जी। और मैम ने बहुत अच्छी बात कही, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हमको हमारे संस्कारों की ओर लौटना होगा, हमारी संस्कृति की ओर लौटना होगा और कहीं ना कहीं वो चीजें इन्वॉल्व करनी होंगी कि इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन स्किल गेम के माध्यम से
हमें उन संस्कारों को इनकलकेट करना होगा जी। जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी की पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित हो, और हम विकसित भारत के निर्माण में उनको एक अच्छा नागरिक बनाएं। तो बिल्कुल आज की जो चर्चा हमारी थी वो ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंध पर थी। सबसे पहले तो रितु मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने वक्त दिया और काफी कुछ बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत आभार आपका। गोवर्धन सर, आपने भी जो कानूनी प्रावधानों को बहुत विस्तार से आपने बताया, काफी सराहनीय रहा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और वर्तिका जी, आपने जो टेक को लेकर के अपनी बात, अपनी समझ को रखा और काफी कुछ जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, जिस तरीके से ये जो प्रावधान लेकर के सरकार आई है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025, ये दोनों सदनों से पारित हो चुका है और उसमें सजा के सख्त नियम बनाए गए हैं। जो भी इस तरीके का आयोजन करते हैं, जो खेल लेकर के आते हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 3 साल की जेल कहा गया है। और उसके साथ ही साथ जो लोग भी इसका विज्ञापन करते हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद या दोनों हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो वित्तीय लेन देन में जो बैंक है, बैंक के लिए भी प्रावधान बनाया गया है, उनके लिए भी 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना लगाया गया है। इस तरीके से जो ऑनलाइन गेमिंग थे उस पर सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से कानून लेकर के आई है। और जो अब तक जो सामाजिक बुराई थी, लोग सुसाइड करते थे, कई सारे लोग जो है कर्ज के तले दब जाया करते थे, उनको कहीं ना कहीं इससे छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आज के इस एजेंडा में फिलहाल इतना ही। अगले एजेंडा में ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल मेरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।